So calcium ethane diode is formed when calcium reacts with ethane dioic acid. Calcium ethane diode contains one cation and one anion. State the full electronic configuration of the cation in calcium ethane diode. हाँ भाई, which one is the cation in calcium ethane diode? This is the cation and this is the anion. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. तो deduce the charge on the cation. अच्छा नहीं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो कैल्शियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना. कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम इज 20. तो 20 कॉन्फ़िगरेशन और उस पे +2 आ जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन की करनी है. 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6. क्या ख्याल है? Yes sir. डिड्यूस द चार्ज ऑन द Yes, कैटाइन. sir. कैटाइन पे चार्ज कितना है भाई? +2. कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? +2. ड्रॉ द फुली डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इथेन डायोइक एसिड. इथेन डायोइक एसिड डिस्प्लेड. डिस्प्लेड का फार्मूला क्या होता है? मतलब अमान के सारे बॉन्ड दिखाने होते हैं. यस और नो? सारे बॉन्ड शो करने. तो आप क्या करेंगे? Yes, sir. ये एक कार्बोक्सिलिक और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक. ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेड फॉर्म. आगे चलते हैं, ये तो आसान सवाल लग रहा है. अच्छा, उसके बाद आ जाए कैल्शियम क्लोरेट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू सोडियम क्लोरेट. हाँ भाई बताओ, सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन पढ़ाया है हमने आपको हॉट और कोल्ड वाले में. मैंने बताया भी था, बड़ा Yes, इंपॉर्टेंट sir. रिएक्शन है ये. Yes. ठीक है, क्लोरेट 1 जो Yes, है वो sir. बनता है कोल्ड में और क्लोरेट हॉट जो बनता है वो हॉट में बनता है. यस और नो? क्लोरेट 3 जो होता है वो Yes, हॉट में sir. बनता है. Yes, sir. ओके, अब ये कहता है कैल्शियम क्लोरेट भी Yes, वैसे ही sir. बिहेव करता है जैसे कि सोडियम क्लोरेट करता है. द क्लोरेट आयन इज फॉर्म व्हेन कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ये आपको ऑलरेडी पता है. राइट एन आयोनिक इक्वेशन स्टेट सिंबल. भाई ये तो आयोनिक इक्वेशन मैंने वैसे भी रटवाई थी ना. क्या होती है इसकी आयोनिक इक्वेशन? कोल्ड वाले की क्लोराइड क्लोरीन होता है और उससे क्या बनता है? Na होता है. क्लोराइड माइनस बनता है और ClO माइनस बनता है. Yes sir. आयोनिक इक्वेशन लिखनी थी ना, जिसकी मॉलिक्यूलर ये होती है Cl2 प्लस NaOH. अच्छा, यहाँ OH भी होगा. OH इसमें बनता था NaCl NaClO और वाटर. तो अब यहाँ हो जाएगा ये. इज दैट क्लियर? आयोनिक फॉर्म में लिखा था हमने रजिस्टर में आपके साथ, उसको बैलेंस कर लीजिएगा. क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है दोनों साइड पे. और क्या रह गया? H और OH को देखें कैसे बैलेंस करेंगे. यहाँ पर आप देखें 2 O है, यहाँ पर 1 O है, तो यहाँ 2 लगा देंगे और H भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. The chlorate ion is unstable and decomposes when it is heated as shown. अच्छा, ये तुम्हारे लिए नई लर्निंग है कि क्लोरेट जो हमने 1 वाला बनाया था वो फर्दर डिकम्पोज हो सकता है. और जब वो डिकम्पोज होगा तो आप देखें वो वाला प्रोडक्ट बन गया जो हॉट में बनता है, Cl-1 और ClO3. ये याद रखना. The reaction can be described as disproportionation reaction. हाँ जी, what was disproportionation reaction? When a Same species is oxidized and reduced. species is oxidized After and तुमने लेक्चर सुने अमान पुराने चैप्टर्स के? reduced produce Yes simultaneously. sir. साइमल्टेनियसली. कौन सा लेक्चर सुनकर कोई कंफ्यूजन क्लियर हुई तुम्हारी? कौन से चैप्टर्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी तुम्हें? सारे सुन लिए तुमने? सर नहीं सर, सारे नहीं सुने. अभी एक टॉपिक रहता है कौन सा? सही, आइसोमर वाले. अच्छा, और बाकी वो हैसेस वगैरह वाले? सर वो हो गया बस. वो उसका वो है साइकिल में थोड़ी कंफ्यूजन होती है. और वो इक्विलिब्रिया आज वाला? आपने समझाया था तो समझ आ गया था. इक्विलिब्रिया वाला? जी सर, इक्विलिब्रियम वाला जरा देख लिया. न्यूमेरिकल्स किए उसके? नहीं सर. अच्छा चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन. अब यहाँ पर दिया हुआ है +1, यहाँ और यहाँ बताना है. यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ है क्या है? -1 है और यहाँ निकालेंगे तो कितना बनता है? +5. याद है 5. भाई? याद है बच्चों? Yes, Yes, sir. अब थोड़ी ऑर्गेनिक आ गई है ना. कैल्शियम रिएक्ट्स विद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. ये दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड टू फॉर्म प्रोडक्ट Y. Identify the 2 other products of the reaction of 2 hydroxypropanoic acid with calcium. अच्छा देखो, अब कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट है जो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ. तो एसिड, और आपको पता ही है इसमें बच्चे ना घबरा जाते हैं. एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या बनता है? Yes, sir. सॉल्ट Yes. कार्बन Carbon और dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सॉल्ट इसने बनाया हुआ है, तो क्या होगा? बाकी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड Carbon dioxide. Water. Water. आसान हो गया. चलो, अब देखो देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, और आप वैसे भी रिएक्शन पे गौर करें. देखो सॉल्ट कैसे बना इसने. ये जो कैल्शियम था ये कहाँ आके लगता है? इसकी जगह आके लगेगा ना, इसकी जगह आके लगेगा. तो आप देखें ये CH3
CHOH, ये सारा एज इट इज है, CH3CHOH, और फिर COOH की जगह जो O हट गया और कैल्शियम आ गया। अब और चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो आपने देखा इसको ब्रैकेट के बाहर 2 लगाया है, होल ब्रैकेट करके, जैसे हमने किया था। अगर हम इसको थोड़ा आसान एग्जांपल Yes, में आपको sir. याद दिलाएं, अगर ये कैल्शियम रिएक्ट करता था CH3COOH से, तो क्या प्रोडक्ट बनाता था? CH3COO ट्वाइस Ca, है ना? तो वो ट्वाइस तरह से आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। 2 पॉसिबल मेथड्स ऑफ मेकिंग 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड आर शोन। ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है, ये वाला, इसको बनाने के 2 मेथड हैं जो इसने दिखाए हुए हैं। जरा गौर से देखते हैं रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है रिएक्शन 1 का? एल्डिहाइड। कीटोन नहीं, मैंने जानबूझ के फंसा दिया तुम लोगों को। अल्लाह के बंदो, बार बार बताया कि इसके साथ H भी तो लगा हुआ है ना। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, यस और नो? अब एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। रिएक्शन 1 हमने किया है, और रिएक्शन 1 में देखें O के साथ आ गया H और कार्बन के साथ आ गया साइनाइड। आज दोपहर में ही किया था। क्या होता है ये? HCN इन प्रेजेंस ऑफ Nucleophilic NaCN, addition. NaCN कैटलिस्ट होता है ना ये, और HCN में H Yes, और sir. CN जाके ऐड होता है। अच्छा, अभी मैं सवाल पढ़ा नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर रिएक्शन 2 को कंटिन्यू करो, तो देखो रिएक्शन 2 में OH अपनी जगह पर है, CH3 भी अपनी जगह पे, CH, ये जो CN था ये किस में कन्वर्ट हो गया? COH में। ये क्या होगा? एसिडिक, Hydrolysis. है ना? जिसमें H2SO4 के साथ आप वाटर ले Yes, लेते sir. हैं, आयन। अच्छा, और हीट एंड रिफ्लेक्स भी होती है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, देखो जरा, CH क्या हो गया, ये OH कन्वर्ट हो गया है O में, और ये CH2OH कन्वर्ट O। हाँ भाई, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या हो गई है? ऑक्सी। Addition. देखो, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, और प्राइमरी अल्कोहल Carboxylic acid. बस अब आ जाओ। अब कहते हैं स्टेट सूटेबल। अच्छा, आगे देखो, आगे वाला तो देखा नहीं। ये COH में ही है, जो CO है ये वापस OH में कन्वर्ट हो गया, यानी क्या हो गई? कीटोन से वापस सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया। तो क्या होगी? Reduction. रिडक्शन। और रिडक्शन फिर क्या होता है? NaBH4, H4. Yes, sir. ये LiAlH4। अच्छा, अब आ जाओ रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में क्या बोलता है? सूटेबल रिएजेंट। अभी तो हमने बताया क्या रिएजेंट होगा बेटा? HCl। HCl. और कंडीशन क्या होती है? इन प्रेजेंस ऑफ Heat NaCl, and और हीट अंडर फ्लक्स। हीट अंडर फ्लक्स सब में ही होता है। रिएक्शन 3 क्या था? रिएक्शन 3 भाई साहब, ये नीचे वाला, इसमें क्या किया था हमने? ऑक्सीडेशन की थी। तो ऑक्सीडेशन क्या से होती है भाई? Dichromate. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट Reflux. reduce the type of reaction that occurs in reaction 2। reaction 2 में क्या हुआ है भाई? अभी बताया था nucleophilic addition. ना रिएक्शन 2 में भाई Acidic Nucleophilic. hydrolysis. एसिडिक हाइड्रोलिसिस। Yes. reagent for the reaction 4 is this। ओके, ठीक है, रिडक्शन हो रही थी ना, तो यही होगा। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ, हाँ भाई क्या रोल है इसका? Reducing agent. Reducing agent. चलो आसान हो। 2-hydroxypropanoic acid has a chiral center। what is meant by the chiral center? जी भाई, chiral center क्या होता है? डिफाइन कर The Also, carbon it's, attached to carbon are different. four asymmetrical different carbon atom attached to attached 4 different 4 groups. different groups और species। ठीक है बेटा, ये सवाल भी खत्म हो गया। देखो, अब देखो, याद है मैंने सुबह जो पेपर कराया था उसमें 2 इनऑर्गेनिक के थे, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा था। अब यहाँ पर देख लो, पिछले वाले में ऑर्गेनिक आ गई, इसमें भी आ गई। तो ये चीज ना बारियां चल रही होती है पेपर में, कि किसी साल में 2 इनऑर्गेनिक आ जाते हैं, किसी साल में 2 ऑर्गेनिक आ जाते हैं। तुम्हारी जो तगड़ी है उसकी दुआ करो वो आ जाए, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक आ रहा है ना जरा में, तो ये दूसरा आ गया ऑर्गेनिक। चलो, रिएक्शन स्कीम इन्वॉल्विंग साइक्लोहेक्सेन। अभी रिंग कंपाउंड है, घबराने की बात नहीं है। आपको रिंग कंपाउंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई, आपको उसी चीज के बारे में पूछा जाएगा जो असल में आपने पढ़ी है। रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन, क्या देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें फिर क्लोरीन जा रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूट हो गया होगा, यस और नो? Yes, sir. एडिशन तो नहीं कहेंगे, एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होती है। और उसके बाद आप देखें, यहां से क्लोरीन गायब हो गया और डबल बॉन्ड आ गया है। तो जब क्लोरीन हट जाए और डबल बॉन्ड हो जाए, ये क्या होती है? Elimination. जब कुछ
जब कुछ हटता है और डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या होती है, वो एलिमिनेशन होती है ना। Elimination. और ये जो है वो क्या हुई होगी, फ्री रेडिकल। Free radical substitution. अब कहता है स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। हाँ भाई, फ्री रेडिकल के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड UV होगी? light. UV light. यूवी लाइट। लाइट और रेडिएशन। अच्छा जी, कंप्लीट टेबल 4.1 टू गिव। अच्छा फ्री, अभी देखो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ा था हम लोगों ने कि वो आता है Yes, बनाना sir. बनाना होता है। अच्छा जी, अब कहता है ये कंप्लीट करना है। नेम ऑफ स्टेप, ये क्या हो रहा है पहले में, चेन Integration. Initiation. इनिशिएशन हो रही है ना। उसके बाद देखो लिखा हुआ है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में आप जानते हैं ये इसने कार्बन की फैमिली पे अटैक करना होता है, कार्बन को अनस्टेबलाइज कर देता है। साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, HCl HCl भगा के ले HCl. आता था। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ देखिए क्लोरीन, ये फिर उस पर बदला लेता था, है ना। Yes, sir. अच्छा, इंक्लूडिंग कर्ली एरो दिखाने हैं, ठीक है, तो ये हमने दिखा दिए। इस पर अटैक करेगा और फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये क्या होता है, टर्मिनेशन में होता है, प्रोपेगेशन में ही होता है ये भी। propagation Propagation. याद रखना, जो इनिशिएशन होती है उसमें एक साइड पर मॉलिक्यूल और एक साइड पर फ्री रेडिकल होते हैं। यहाँ पर जो प्रोपेगेशन के स्टेप होते हैं उसमें दोनों साइड पर एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल, एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल Free होते हैं। radical. जबकि टर्मिनेशन में दोनों फ्री रेडिकल होते हैं लेफ्ट साइड पर और मॉलिक्यूल होता है राइट साइड पर। यस और नो? yes sir Yes, क्योंकि sir. अब टर्मिनेशन का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आपको वो दिखाना है कि किससे बना होगा। हाँ भाई, कौन से दो फ्री रेडिकल से रिएक्शन बना होगा। अगर हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल हो और क्लोरीन का फ्री रेडिकल हो, तो क्या जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे। इज दैट क्लियर? yes sir ये तो आसान था Yes, काफी है। sir. अगर लिखने के लिए आ जाता फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 कहां था भाई, Elimination. ये आ गया। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा था बच्चों, एलिमिनेशन। Elimination. elimination ठीक है, आगे चलते हैं। हेक्स-3ene इज एन आइसोमर। पहले हेक्स-3ene क्या होता है बनाकर देखना पड़ेगा। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, और 3ene का मतलब थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, यही मतलब है। Yes, yes sir. sir ठीक है, जब कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, नया आ जाएगा, बना के चेक करोगे। कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा भाई, कहता है इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या डबल बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह, बताओ। yes sir याद है ऑक्सीडेशन पड़ी थी, हॉट 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 वाली ऑक्सीडेशन hot जो थी, KMnO4 Yes, sir. ठीक है। अच्छा, डिड्यूस द रिएजेंट एंड द कंडीशन फॉर रिएक्शन 3। कहता है इससे प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। जरा देखो, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं तो CH वाला कार्बन किस में चेंज होता है, ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। Carboxylic और ये acid. दोनों sir. सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो भी सेम प्रोपेनोइक एसिड। यस और नो? yes sir Yes, sir. तो उसका मतलब क्या किया होगा इसके साथ हमने, रिएजेंट क्या होगा, Sir, oxidation. हॉट Hot concentrated एसिडिफाइड पोटेशियम KMnO4 पर मैग्नेट यानी KMnO4। ठीक है, क्लियर? yes sir Yes, sir. ओ एक और क्वेश्चन, अरे भाई ये आया नया क्वेश्चन। यस, ये आया नया क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे मास स्पेक्ट्रोमेट्री याद करा देता हूं तुम्हें जल्दी से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक चीज तुम्हें बता चुका हूं, दूसरी चीज जो है ना, ये अभी जान लो। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो तुम्हारा सिलेबस का टॉपिक है उसमें दो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। एक AR निकालने का फॉर्मूला, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है M1 × A प्लस M2, और ये मैं करा भी चुका हूं तुम लोगों को पहले, प्लस B एंड सो ऑन, यानी M2 × C, M3 × D अपॉन A प्लस B। यहां जो अभी नया एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं तुम्हें, वो है नंबर ऑफ कार्बन का। ये पहले A2 में था, लेकिन इस साल से ये AS में भी आ सकता है। ये चेंज हुआ था सिलेबस में और मेरे जहन से रह गया था कराना। नंबर ऑफ कार्बन का ये है N, और नंबर ऑफ कार्बन N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ये कहता है फॉर्मूला, क्या कहता है भाई, 1.1। ये फॉर्मूला रट्टा लगाना होगा, याद करना होगा, लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर लिखा हुआ आ गया तो किस्मत है तुम्हारी। 1.1 ये A2 में था पहले, अब AS में भी आ सकता है। 1.1 अपॉन 100 इंटू M प्लस 1 अपॉन M प्लस। अभी क्या है अभी समझा देता हूं मैं, ऐसा नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। 1.1 अपॉन 100, नहीं सही लिखा था, M प्लस 1
और m 100 over 1.1 नहीं हाँ था? जी जी 100 यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, 100 over 1.1। ये फॉर्मूला आता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन निकालने के लिए बच्चों, और ये आता है रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। प्राइमरीली आप जानते हैं कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एएस में की जाती है वो आइसोटोपिक अबंडेंसेस निकालने के लिए की जाती है। अब जरा डेटा देखें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डेटा सबने पहले भी देखा हुआ है, इसमें अबंडेंस दी जाती है। जो अबंडेंस जो है हमारी वो ये है ए बी, ठीक है, ये अबंडेंस होती है। और मास टू जो चार्ज रेशियो होता है ये हमारा एम है, ये वाला, ठीक है। अब यहां पर ये एम और एम प्लस क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की। और ये होती है M+1 पीक। M+1 पीक का मतलब क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है उससे 13 उससे एक यूनिट ज्यादा, एंड दैट इज ड्यू टू कार्बन 13। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जब किसी कंपाउंड में कार्बन होता है तो वो कार्बन 12 होता है, लेकिन देयर इज 1.1% चांस कि उसमें कार्बन 13 भी शामिल हो, तो ड्यू टू विच एक छोटी सी पीक बनती है जिसको हम M+1 पीक कहते हैं। अभी मैं डेटा में दिखा सकता हूं, तुम्हें तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर तुम इस डेटा को देखो, सवाल क्या कहता है, देखो कंपाउंड एक्स के बारे में सवाल हो रहा है, दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से आइटम्स है उसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। द मास स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड about information about two peaks with m upon greater than 100 is shown। अब यहां पर दो पीक शो की गई हैं, इसका मास कितना है 102 और इसका मास कितना है 103। आप जरा गौर से देखिए 102 और 103 में कितना फर्क है, एक यूनिट का फर्क है। और फिर मैंने आपको बताया कि हमेशा ये जो पीक होती है M+1 ये बहुत ही छोटी सी पीक होती है एज कंपेयर टू जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाली पीक कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब जनाबे आली, a molecule X contains 6 carbon atoms, ये बता दिया उसने 6 कार्बन है। demonstrate that it is that this is correct using the information show। कहता है कि इसमें 6 कार्बन है, शो करो। तो कैसे शो करेंगे, फॉर्मूला लगा के शो कर देंगे कि इसमें 6 कार्बन है। क्या फॉर्मूला था अभी बताया मैंने, 100 over 1.1 into abundance of M+1 peak upon abundance of मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब फॉर्मूले की वैल्यूज डाल दें, तो 100 upon 1.1 और यहां अब इनटू अबंडेंस ऑफ M+1 पीक कितनी है 6.5 और ये कितनी है 100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 1.1 को 6.5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज अ प्रूफ कि इसमें 6 कार्बन है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। No, sir. सवाल क्या बात समझ में नहीं आई? So ये M+1 peak और M+ peak समझ में आया। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप जानते हैं कार्बन इज द इसेंशियल एलिमेंट। और कार्बन जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं, और कार्बन का एक आइसोटोप जो नॉर्मली है वो तो कार्बन 12 होता है, लेकिन एक कार्बन का एक और आइसोटोप है जो कार्बन 13 कहलाता है। और कार्बन 13 जो होता है उसकी अबंडेंस बहुत ही कम होती है। जैसे आपने क्लोरीन में पढ़ा है ना कि क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और 37 है भाई, लेकिन उनकी अबंडेंस काफी ज्यादा होती है, 75-25 का रेशो होता है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता, बल्कि कार्बन के केस में क्या होता है, जो कार्बन 12 है ऑलमोस्ट जो है वो 98.9% इसकी अबंडेंस होती है, और कार्बन 13 की जो अबंडेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, 1.1% की होती है। सही है, लेकिन होती है। तो अब होता यह है कि अगर एक कंपाउंड तुम्हारे पास मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जितने भी कार्बन हैं 98.9% कार्बन उसमें जो है वो कौन से होंगे, कार्बन 12 होंगे, लेकिन 1.1% कार्बन जो है उसमें 13 वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो तो उसमें तो कार्बन का मास 12 लेते हैं ना। ठीक है, तो जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपको पीक दी जाएगी तो एक आपको बड़ी सिग्निफिकेंट सी पीक नजर आ रही होगी, लेकिन उस सिग्निफिकेंट पीक से एक यूनिट आगे एक छोटी सी पीक भी नजर आ रही होगी। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे आप मास निकालें तो 44 आएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसमें एक कार्बन जो कार्बन है वो कार्बन 13 वाला है, तो फिर इन दैट केस वो मास जब 12 की जगह 13 रखोगे तो 44 की जगह 45 आ जाएगा मास, तो एक यूनिट ज्यादा आ जाएगा। तो बेसिकली जब ये एक बड़ी पीक के आगे एक छोटी सी पीक आ रही होती है कार्बन के मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो दैट इज द इंडिकेशन कि वो कार्बन 13 की वजह से आ रही है। और नॉर्मली वो मॉलिक्यूलर मास काउंट नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो कार्बन 12 पे बेस करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो तो पता चला हमें बड़ी वाली पीक से, इसलिए हमने उसको मॉलिक्यूलर आयन पीक कहा।
और उससे 1 यूनिट आगे जाकर जो पीक आ रही है उसको हमने मॉलिक्यूलर आइन +1 पीक कहा। अब इसके लिए तुम्हारे सिलेबस में अभी एएस में जो कैलकुलेशन है वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से ये कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन दिए हुए होते हो, कोई और चीज कैलकुलेट करनी होती है तो इसी फॉर्मूले में सब्जेक्ट चेंज करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिस तरह हमने एआर के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में अगर आपको याद है तो जो भी चीज अननोन है वो आप निकाल सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, मान क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. भैया सर ये ग्राफ में x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। सर मैं जो x एक्सिस है उसमें जो 100, 101, 102 ये क्या चीज है? अबंडेंस है ना ये? नहीं ये तो मासेस है ना, ये मासेस है जिन पर ये 102 जब भी तो हमने लिया 102 ये मास है, 103 मास है ऑफ कार्बन। ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रैगमेंट जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मासेस है और वाई एक्सिस पे उनकी अबंडेंस है। यस ठीक है, अब आ गया सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एक्स यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5.1। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, ध्यान में रखिएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के बताना है। अब एक चीज हमें पता चल गई, कार्बन कितने हैं हमें, हमारे पास 6 है। अच्छा टोटल मास का हमें पता लग चुका है, टोटल मास कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 102 लेंगे 103 लेंगे, सब हाथ 102 102 लेंगे। ठीक है, तो अब 102 का हमें पता है कि टोटल मास 102 है जिसमें कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन का मास कितना बन जाता है, तो 12 इंटू 6 कर लें तो ये आ जाता है 72। तो अगर आप कर लें तो ये आ जाएगा 102 माइनस 72 कितना बनता है बेटा, 30। अब 30 जो मास है वो रिमेनिंग किसकी वजह से हो रहा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से, यस और नो? अब अगर Yes, sir. 30 के मास में मैं एक ऑक्सीजन ऐड करूं तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 16 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं, मुझे क्या पता एक ऑक्सीजन है, अगर मैं कहता हूं 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं, बताओ, क्योंकि 2 नहीं, ऑक्सीजन sir. का मास तो कितना हो नहीं, जाएगा, 32 हो जाएगा, क्या ख्याल है यस सर। भाई? ऑक्सीजन है ना इसके अंदर या नहीं है, ये तो उसने बताया कि अच्छा। ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन 1 है या 2 है यही हम जज करेंगे। पहले ऑक्सीजन को क्यों जज कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज्यादा होता है, तो हमारे पास कार्बन के मास के बाद रह गया 30 की गुंजाइश। अब 30 में कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं, क्या 2 ऑक्सीजन आ सकते हैं 30 में? नो सर। नहीं आ सकते, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन एक ही होगा, तो ऑक्सीजन का आप 30 में 16 माइनस कर दोगे कितना रह जाएगा, 14। तो ये 14 मास किसका होगा, हाइड्रोजन का। 14 मास के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 14 हाइड्रोजन, यस और नो? Yes. और तो कोई एलिमेंट है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया, सी कितना हो गया, C6H14O। H14 हो गया और O 1 हो गया, यस और नो? यस अच्छा, उसके बाद कहता है सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फ्रैगमेंट ऑफ एक्स एट 31 मास 31 मास टू चार्ज रेशियो 31। अब देखो फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब हम किसी सैंपल को रन करते हैं ना तो वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। C6H14O बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब यहाँ कॉमन सेंस लगेगा, ये A2 में तफसील से पढ़ाता हूं मैं, लेक्चर हो सकता है शेयर कर दूं तो आप देख पाए। आपको फ्रेगमेंट्स बनाने नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से ये सोचना है कि ये फ्रेगमेंट, इन देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब आप किसी सैंपल को रन करते हैं तो ये प्रिंसिपल मशीन काम कैसे करती है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ाया था, इसके ऊपर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम बम्बार्ड करते हैं तो जाके वो पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देती है, जिससे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर पॉजिटिव चार्ज को मशीन डिटेक्ट करती है और उसी के ऊपर कैलकुलेशन होती है। अब C6H14O का ओवरऑल मास कितना था, 102। तो देखो 102 पर ये पीक दे रही थी ना, और अगर उसमें से कार्बन 13 आ जाए तो फिर वो 1 यूनिट बढ़कर 103 पे भी जा सकता था। अब ये क्या कह रहा है कि एक पीक आ रही है 31 पर, तो बताइए 31 पर जो पीक आ रही है वो इसके किस टुकड़े, भाई C6H14O तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका कौन सा टुकड़ा है जो कि पीक 31 पर देगा? तो भाई जवाब क्या हुआ कि जिसका मास 31 बनेगा। अब मुझे बताइए, अगर मुझे 31 मास बनाना है, कॉमन सेंस है, अगर मुझे 31 मास बनाना है तो मुझे बताइए क्या मैं 31 के 31 हाइड्रोजन ले लूंगा? हाइड्रोजन तो 31 है ही नहीं, क्या ख्याल है? यस सर। तो 31 बनाने के लिए अगर बताइए मैं एक कार्बन ले लूं तो मास कितना बनता है, 1 से 12, और मैं इसके साथ एक ऑक्सीजन ले लूं तो उससे कितना मास बनता है, 16। तो 12 और 16 कितने हो गए, 12 और 16 कितने होगा बेटा?
28 8। तो 31 करने के लिए कितने हाइड्रोजन लेने चाहिए मुझे? 3 बात समझ में आई कैलकुलेशन? भाई 31 sir. मास बनाना है तो इसी में से टुकड़े हैं। अब इसके बेतहाशा नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो अगर वो हमेशा आपको बताएगा कि भाई इतने मास पर एक टुकड़ा बन रहा है, तो जो अवेलेबल एटम्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के जरिए आप बताएंगे कि ये टुकड़ा, मिसाल के तौर पर वो मैं कहता वो लेट्स से आपसे कि एक टुकड़ा है जो कि बन रहा है लेट्स से 14 पर बन रहा है, 14 मास टू चार्ज रेशियो पर। अब मुझे बताइए, क्या इस फ्रेगमेंट के लिए मैं ऑक्सीजन कंसीडर कर सकता था? No, sir. no sir मैं एक कार्बन लेता, यस और नो, इसका मास बनता 12 और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लेता? 2। So, CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सारे फ्रेगमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। CH2 पॉजिटिव, इसका मास बनता 14। तो ये फ्रेगमेंट Yes, 14 पे sir. पीक देता, यस और नो? yes, sir. इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि मुझे एक पीक मिल रही है, लेट्स से एक पीक मिल रही है मुझे 29 पर। कितने पे मिल रही है? 29 पर। तो अब जरा सोचिए, अगर मैं एक कार्बन ले लूं तो मास आ गया 12, ठीक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ले लूं तो मास कितना आ जाता है? 16। तो ये कितना हो जाता है? 28। और एक H ले लूं तो क्या इससे 29 का मास बनेगा? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब यहां पर और भी पॉसिबिलिटीज हैं। मसलन और भी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई मैं C2 ले लूं तो 24 हो गई। अब मुझे ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं, इसके साथ कितने हाइड्रोजन ले लूंगा? 29 बनाने के लिए 5। भाई टोटल मेरे पास रिजर्व में कितने? कार्बन 6 हैं, 14 हाइड्रोजन है। तो यानी ये वाला फ्रेगमेंट भी 29 मास बना रहा है और ये वाला फ्रेगमेंट भी 29 बना रहा है। तो दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं एक पीक है जो 17 पे बन रही है, अब जरा बताओ 17 पे कैसे बनेगी? कॉमन सेंस लगाओ। Carbon, ओके, कार्बन hydrogen, कितने? 4, 17 भाई, 5. 5। अब मुझे Sir? बताओ, एक कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन आ सकते हैं? मैक्सिमम नहीं। कितने आ सकते हैं? 4. 4। इसका मतलब है टेक्निकली हमें बताने के बाद अंदाजा होगा कि हमने गलत बना लिया। और कोई पॉसिबिलिटी है? ऑक्सीजन के साथ है कोई पॉसिबिलिटी? Yes, sir. OH. OH की बात. अब हम ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो OH अगर हम देखें तो OH में हमें 17 मास मिल जाएगा। Yes, sir. yes sir इसी तरह अगर मैं कहता एक पीक 15 पे बन रही है तो 15 का बना के बताओ। इसमें ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकता, C आ गया और कितने H आ जाएंगे? 3. अब आ जाओ वापस। अब ये कह रहा है 31 पे पीक बन रही है, तो 31 पे जरा बना के दिखाइए। 31 पे पॉसिबिलिटी क्या होगी पीक की? एक कार्बन ले लिया मैंने, बोलो भाई। एक ऑक्सीजन ले लिया. एक ऑक्सीजन ले लिया और 3 हाइड्रोजन भाई ये पीक 31 तीन पे देगा अभी? हाँ, यस और नो? Yes, sir. चलो आगे चलो। उसके बाद कहता है भाई, क्या कहता है? फिगर 5 पॉइंट IR का सवाल आ गया। शोज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स। मैंने बताया था डेटा बुकलेट नहीं होगा, 7 वैल्यूज दी हुई होंगी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखो, मैंने तुम्हें कुछ शॉर्टकट बताए थे। क्या इसमें OH की पीक दिख रही है तुम्हें? yes sir हैं? लेकिन ये क्या ये वाली OH की पीक कार्बोक्सिलिक एसिड वाली होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कैसे होती है? वो डीप वैली की तरह होती है। तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक का OH नहीं है तो फिर किसका OH होगा? ये Alcohol. अल्कोहल अल्कोहल का, यस और नो? और वैसे भी तुम जाके जरा लिंक करो, ये कौन सी रेंज आ रही है? ये आ रही है 3400। जरा देखो जरा, अल्कोहल का ये रहा OH और इस OH का देखो जरा, हाइड्रोक्सिल वाला ना, हाइड्रोक्सिल वाला क्या है? 3200 टू 3650 है, यही रेंज है। Yes, sir. sir Yes, sir. और ये वाली पीक किसकी वजह से होगी फिर? ये बताओ, क्या बताया था? ये वाली CH. पीक हमेशा किसकी वजह से होती है? CH CH। याद करो, देखो CH होता है 2850 से 3100, देखो यही रेंज है। Yes, sir. तो हमें तो वैसे ही एट अ ग्लांस पता चल जाता है। क्या ख्याल है? Yes, Yes. sir. और देखो इस कंपाउंड का जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया था उसमें कितने O आ रहे थे? एक ही आ रहे थे ना। तो वो O किसकी वजह से? OH की वजह से है, यस और नो? अब हो सकता है हमें Yes, शक sir. होता कि Yes, यार वो O ऐसा हो सकता है कि कार्बोनाइल की वजह से हो। तो अगर कार्बोनाइल वाला शक होता हमें तो फिर OH की पीक नहीं आती, फिर सिर्फ यहां पर एक पीक आती कार्बोनाइल वाली, यस और नो? Yes. yes sir जबकि आप देख रहे हो कार्बोनाइल वाली पीक इसमें नहीं आ रही, क्योंकि कार्बोनाइल वाली पीक कहां मिलती है हमें? 1500 के ऊपर मिलती है। यहाँ 1500 के ऊपर कोई पीक नहीं है, यस और नो?
नहीं। क्या बात क्लियर है सबको? Yes. आप समझ गए Yes. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? Yes, sir. ओके, अब सवाल क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एक्स यूजिंग योर आंसर इन बी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एंड गिव्स यू रीजन। हाँ भाई, क्या आइडेंटिफाई किया हमने? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Which? फंक्शनल ग्रुप OH. इज OH, यानी हाइड्रोक्सिल वाला OH ना, हाइड्रोक्सिल वाला OH Yes, sir. as Yes. Sir. IR spectrum shows peak, कौन सी रेंज लिखेंगे? इन रेंज ऑफ 3200 to 200 to 3650 cm-1, ठीक है? Yes, sir. और ये पेपर खत्म हो गया। और बोलो। उफ। हाँ भाई, कुछ आया समझ में? Yes, sir. चलो अब जो व्हाट्सएप पे क्वेरीज भेज दो मुझे, वो जो पेपर मैंने कहा था वो क्वेरीज करा के फिर एंड करते हैं सेशन। मुझे मैं ख्याल है अमान ने तो भेजी थी, अमान वाली मैं कॉपी करके यहाँ स्क्रीन पे कराता हूँ, ठीक है? मेरे पास भी है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजो, एक एक करके लेते हैं। पेपर में समझ में आया सबको अच्छे से? Yes, sir. अच्छा ऐसा करते हैं, सेशन दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ मैं और फिर क्वेरीज करते हैं, ठीक है?